प्लॉट टाइप लाइब्रेरी विजुलाइजेशन करने के लिए, और डेटा को अगर मैं किसी फाइल से रीड करना चाहता हूँ तो मुझे पांडास चाहिए। तो ये दोनों लाइब्रेरी मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज pld। तो डेटा फ्रेम से मैंने एक फाइल रीड करी। ये होगी रिग्रेशन के अंदर सैलरी वन वेरिएबल डॉट सी एस। तो ये एक फाइल है, और इस फाइल में मैंने सैलरीज एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने बनाकर रखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि सर इसका लाइन चार्ट आप बनाइए। तो ये जो कॉलम है इसको हम एक्स पे रखेंगे, और ये वाला जो कॉलम है इसको हम वाई पर रखेंगे। तो मैटप्लॉटलिब में प्लॉट नाम का फंक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्लॉट फंक्शन के अंदर हम अपना एक्स और वाई पास करते हैं। जो हमारी लाइन बनेगी उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इस बार मुझे ये दो कॉलम है, इनको रखना है। तो मैं लिखूंगा डी एफ डॉट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी कॉलम का नाम है वो लिख दीजिए। और बाई पे लिखूंगा डी एफ डॉट सैलरी। हो गया इसका पीएलटी डॉट। बाकी मैंने और फीचर ऐड करना बता दिया था, कलर बदलना, स्टाइल देना, वो सब अब हम नहीं कर रहे। तो एक्स पर मेरा एक्सपीरियंस है, वाई पर सैलरी है। तो इसको देखकर हमें ये लग रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपीरियंस के बेस पर सैलरी मिलने का ये ट्रेंड है, तो ओवरऑल समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी लोगों की बढ़ती ही है। लेकिन ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ का मतलब क्या होता, अगर ये लाइन ऐसे ना आकर ऐसे आ गई होती, ये ऐसे आ गई होती, तो मैं बोलता बहुत स्मूथ है। मतलब हर पॉइंट पर एक्सपीरियंस बढ़ने पर सैलरी बढ़ रही है। लेकिन जब ये ऐसे आता है तो इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी है। जैसे आप यहाँ पर थे, तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो भी है, अब आप आगे आए, यहाँ पर आए, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, लेकिन सैलरी आपकी बढ़ी और फिर कम हो गई, है ना। यहाँ पर सैलरी आपकी ज्यादा है लेकिन यहाँ सैलरी आपकी कम हो गई। तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो यही है कि एक्सपीरियंस के बढ़ने पर सैलरीज आपकी बढ़ रही हैं, लेकिन स्मूथ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक्सपीरियंस किसी इंसान का ज्यादा है और सैलरी उसकी कम है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें एक बंदा हो सकता है कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का है, सैलरी उसकी 50,000 है। ऐसा हो सकता है कि एक बंदा है जिसका एक्सपीरियंस मान लीजिए 8 साल का है, सैलरी उसकी 45,000 है। ऐसा हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस 3 साल है, सैलरी उसकी 60,000 है। ऐसे केसेस एक्सेप्शनली बिल्कुल आ जाते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन में आपने ज्वाइन किया था, है ना। तो ये सारा हो सकता है। तो ये जो जिगजैग मोशन है ये यही दिखा रहा है कि जिस कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं
वहां पर ऐसा हमेशा नहीं है कि जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा उसको सैलरी ज्यादा ही मिल रही है। ऐसा भी है कि एक्सपीरियंस किसी का ज्यादा तो किसी की सैलरी कम भी हो सकती है ना। चलो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम लाइन प्लॉट को किसी डेटा से लाकर समझ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा दो कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम के साथ ही लाइन हमारा बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉलम और है तो तीनों का इस्तेमाल करके लाइन चार्ट बना दो, नहीं बनेगा। तो लाइन चार्ट दो ही कॉलम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और वो दो कॉलम हमारे कैसे होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। या एक कॉलम जो एक्स पर आएगा वो डेट या टाइम जैसा हो सकता है। जैसे कोविड के केसेस देखने हैं, कल परसों, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो डेट हमारी एक्स पर आएंगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा वाई पर केसेस हमारे आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा, हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, उसको देखते हैं क्या वो होगा। तो जो दूसरा है हमारा, वो है हिस्टोग्राम। दूसरा चार्ट है जिसका नाम है हिस्टोग्राम। पहला चार्ट हमारा पूरा हो गया, लाइन चार्ट। हिस्टोग्राम का क्या पर्पज होता है हमारा, हिस्टोग्राम का पर्पज होता है डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, किसी एक कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इन ए न्यूमेरिक कॉलम। थोड़ा सा और अच्छा कर दूं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इन ए न्यूमेरिक कॉलम। तो हिस्टोग्राम एक ही कॉलम पर चलता है, हमें इसके लिए दो कॉलम नहीं चाहिए होता, और जो कॉलम चाहिए होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू वाला होना चाहिए। अगर आपके डेटा में कई सारे कॉलम हैं, ए, बी, सी, डी, चारों न्यूमेरिक हैं, और आपको कहा जाए कि सर मुझे लाइन चार्ट बनाना है, तो ये मुझे कौन बताएगा आके कि एक्स पर क्या रखूं और वाई पर क्या रखूं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्स पर हम इनपुट कॉलम को रखते हैं, या एक्स पर हम इंडिपेंडेंट कॉलम को रखते हैं, इंडिपेंडेंट कॉलम को एक्स पर रखते हैं, या इनपुट कॉलम को एक्स पर रखते हैं, या वो जो हमेशा समय के साथ बढ़ेगा उसको हम कहाँ रखते हैं, एक्स पे रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एज है, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ये सैलरी है। चार कॉलम के नाम ये हैं, पहले का नाम एज, दूसरे का नाम एक्सपीरियंस, तीसरे का नाम प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट आपने अब तक बनाए हैं, और आपकी सैलरी। अब आप लाइन चार्ट में क्या देखना चाहते हो, किसके साथ किसको देखना चाहते हो। हम देखना चाहते हैं एज के साथ सैलरी कैसे बढ़ रही है। तो इनपुट कौन होगा एज और सैलरी के केस में, एज। और आउटपुट क्या देखना चाहते हो, सैलरी। तो बाई पर हमेशा क्या रखते हैं, टारगेट।
जिसको आप देखना चाहते हो, जिसके ट्रेंड को आप देखना चाहते हो, उसको कहाँ रखते हैं, वाई पर रखते हैं। ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है। और एक्स पर क्या रखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इस टारगेट के ट्रेंड को देखना है। किसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, एज पर। तो अब एज को कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। बन गया लाइन चार्ट मेरा। अब अगला केस क्या होगा, सर मैं एक्सपीरियंस के बेस पर भी सैलरी देखना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस के बेस पर सैलरी क्या है, तो इस लाइन चार्ट में कुछ नहीं होगा। अब लाइन चार्ट दूसरा है, एक लाइन चार्ट और बनेगा, जिसमें एक्स पर आप क्या रखोगे, एक्सपीरियंस रखोगे, और वाई पर क्या रखोगे, अपनी सैलरी। अब मैं देखना चाहता हूँ एक्सपीरियंस के साथ प्रोजेक्ट, कि जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मेरा प्रोजेक्ट कैसे बढ़े, मैंने कितने प्रोजेक्ट बनाए। जब मैं 2 साल एक्सपीरियंस का था तो मैंने कितने प्रोजेक्ट पे काम कर लिया था। जब मेरा एक्सपीरियंस 5 साल हुआ तो मैंने कितने प्रोजेक्ट पे काम कर लिया। जब मैं 10 साल एक्सपीरियंस तक पहुंचा तब तक मैंने कितने प्रोजेक्ट बना लिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़े हैं मेरे। तो अब बताओ, एक्स पे क्या रखोगे, वाई पे क्या रखोगे। एक्स पे क्या रखना है, एक्सपीरियंस। वाई पे क्या रखना है, प्रोजेक्ट। जिसको देखना है वो प्रोजेक्ट वाई पे आएगा, इस बार सैलरी का मतलब ही नहीं था। तो इस तरह से लाइन चार्ट में हम दो न्यूमेरिक कॉलम को रखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इन ए न्यूमेरिक कॉलम, ये कॉन्सेप्ट है हिस्टोग्राम का, है ना। इसको एक एग्जाम्पल से समझाया जाए तो जल्दी समझ में आता है। जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए डेटा है, इस डेटा में बहुत सारे कॉलम, बहुत सारे कॉलम, इनमें से एक कॉलम है जिसका नाम है सैलरी। इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ, और कई सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं। तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनकी सैलरीज होंगी कुछ ना कुछ। तो अब अगर मैं ये बताऊं मिनिमम सैलरी क्या है, तो मैं इस कॉलम पर मिन लगा दूंगा, मिनिमम सैलरी आ जाएगी।
चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट होता है। और हिस्टोग्राम के लिए हम लोग कह रहे थे कि मान लीजिए कोई एक डेटा है जिसमें कई सारे कॉलम्स हैं। उसमें से एक कॉलम हमने उठाया, मान लीजिए सैलरी कॉलम। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम मान के चलें कि 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनकी सैलरी के डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझना चाहते हैं। दैट मीन हम ये दिखाना चाहते हैं कि कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी, मान लीजिए मिनिमम सैलरी 10,000 है और मैक्सिमम सैलरी लोगों की 50,000 है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर 10,000 से कम का कोई एम्प्लॉय नहीं है और 50,000 से ज्यादा का कोई एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, इसकी बैटरी आएगी यार। तो अब क्या करें यहाँ पर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग में हम रेंज रख देंगे भाई जी, 10,000 से लेके 20,000। एक बिल्डिंग और बनाई, मान लो वो कर दिया 20,000 से लेके 30,000, 30,000 से लेके 40,000, 40,000 से लेकर 50,000। इन बिल्डिंगों की ऊंचाई देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस रेंज में कितने एम्प्लॉयज आते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। जो ये हाइट है इन बिल्डिंग की, इन हाइट को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 10 से 20,000 सैलरी के बीच में जो एम्प्लॉयज है वो कितने होंगे? वो मान लीजिए हमारे यहाँ पर 10 है, मान लीजिए। तो ये जो बिल्डिंग है ये हमारा 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 20,000 से 30,000 लेने वाले जो एम्प्लॉयज होंगे सैलरी, वो मुझे लग रहा है ज्यादा है। ये कुछ कम हो गए, मान लो 8 ही एम्प्लॉय रह गए। ये मान लीजिए और कम हो सकते हैं हमारे, मान लीजिए हमारे 5 ही रह गए। तो इस तरह से हिस्टोग्राम हमें क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने कितने एम्प्लॉय किस रेंज की सैलरी ले रहे हैं। ये अगर मुझे पता करना हो तो हिस्टोग्राम बनाकर हम पता कर सकते हैं। तो ये क्या है मेरा स्केल, 10 से 20,000। ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं 10 से 15 कर सकता हूँ, 15 से 20 कर सकता हूँ। मैं अलग अलग इंटरवल भी दे सकता हूँ, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 60। जनरली हम इक्वल इंटरवल में देखते हैं, हम अलग अलग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको किसी न्यूमेरिक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन समझना हो कि भाई किस रेंज में कितनी वैल्यूज आती हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? हिस्टोग्राम बनाते हैं। और हिस्टोग्राम में जिसको मैं बिल्डिंग कह रहा हूँ उसको बिल्डिंग नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं बिन, BIN। ये क्या है हमारा? बिन। तो ये हमारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कितने आए? 4 बिन हमारे ये आ गए। ठीक है, कितने बिन्स बनाने हैं हम डिसाइड कर सकते हैं। 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, 6 बनाने हैं। इंटरवल क्या क्या रखने हैं ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो अब इसका बना कर दिखाओ सर प्रोग्राम, क्योंकि आपके पास ऐसा है। ये सैलरी कॉलम है। अब इस सैलरी कॉलम का अगर मैं आपसे कहूं आप बनाकर दिखाइए हिस्टोग्राम, तो कैसे बनाएंगे? PLT डॉट हिस्ट, हिस्ट नाम का एक फंक्शन है। क्या पास कर दो इसमें? लिख दो DF डॉट, उसके बाद इसको शो कर दो। देखो अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी ये डिफॉल्ट जो जो अपने आप करता होगा उसके हिसाब से बिल्डिंगें बनकर आई हैं ना।
अब ये क्या है, इसको समझने के लिए, थोड़ा और बारीक समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ। हर बिन का जो एज है उसका कलर मैं दे देता हूँ, एज कलर ब्लैक कर देता हूँ, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। अब सर इससे क्या समझ में आ रहा है, हमने कहा इससे समझ में ये आ रहा है कि इसने जो बिन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाय डिफॉल्ट हमारे डेटा को 10 बिन में इसने अरेंज किया है। पहला वाला बिन कहाँ से कहाँ तक है पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये जो टिक मार्क हैं ये ऑटो जनरेटेड है, ये कंफ्यूज आपको करेंगे अभी, इनको भी आप भूल जाओ, ये है ही नहीं, मान के चलो ये है ही नहीं टिक मार्क। तो अब कैसे पता चलेगा, हमने कहा बिल्डिंग की जो हाइट है ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो भी रेंज रही होगी यहां से यहां तक की, उस रेंज में 4 एम्प्लॉय आते हैं, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपको नंबर यहाँ दिख रहे हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हमारे 7 एम्प्लॉयज आसपास हैं, वो किस रेंज में, लगभग 60,000 की रेंज में है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मान लो, लगभग 60,000 की रेंज में ज्यादा एम्प्लॉय है। 70-75 हजार की रेंज में कोई एम्प्लॉय नहीं। 80,000 से लेकर 1 लाख तक की रेंज में लगभग दो दो एम्प्लॉय हैं, दो ही एम्प्लॉय 80 से 90, 90 से 1 लाख के बीच में, लमसम लमसम है। तो थोड़ा सही सही बताओ, लमसम नहीं एग्जैक्ट, हमें ये चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस कोड को दोबारा लिखते हैं और यहाँ पर हम बिन्स अपने बताएंगे कि हम 5 बिन्स में सैलरीज को समझना चाहते हैं। अब जो आपकी सैलरीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन 5 बिन में किया गया है। अब हम अपने हिसाब से क्या देना चाहते हैं, बिन का इंटरवल देना चाहते हैं। कैसे दोगे, तो यहां पर हम लिखेंगे बिन्स में आप पहले ये पता करो कि आपके डेटा में मिनिमम सैलरी क्या है और मैक्सिमम सैलरी क्या है। मिनिमम 37,731, मैक्सिमम सैलरी क्या है आपके, 1,22,000। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर अपने जो बिल्स बनाने हैं उनका इंटरवल लिखना है, तो मैंने लिखा कि भाई शुरू करो बनाना 35,000 से, क्योंकि 35,000 से कम किसी की सैलरी है ही नहीं। और 35 के बाद अब कितने का आप इंटरवल रखना चाहते हो आपको डिसाइड करना, मान लो 15-15 हजार का रखना चाहते हो, तो 35 के बाद कितना आएगा, 50,000। 50,000 के बाद कितना आएगा, 65। 65 के बाद 80 के बाद 95। अब हमने कहा 95 के बाद अब जितना भी है सब एक ही में कर दो, मतलब 1,25,000 इसी में कर दो। अब आखिरी वाला बिन अलग साइज का बना दो, आखिरी वाले बिन में 25,000 और 30,000 का हमारा वो होगा। अब इसको जब मैं चलाऊंगा तो ये ऐसे बनकर आएगा। तो जो पहला वाला बिन है इसका इंटरवल 35 से 50 का है, तो 35 से 50 के बीच में कितने लोग हैं, लगभग 5 लोग हैं। और 50 से 65,000 की रेंज में लेने वाले 10 लोग हैं। सबसे कम लोग हैं हमारा 65 से 80,000 की रेंज में,
जो सैलरी लेते हैं लोग, कितने लोग हैं? 2 ही लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 65,000 से 80,000 के बीच में है। सर सब कुछ सही है, ये टिक मार्क अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। इन टिक मार्क को एग्जैक्ट जो बिन्स के इंटरवल हैं इन्हीं पे लिखवा दो तो और अच्छा लगेगा देखने वाले को, है ना? तो ये किया जा सकता है। क्या करोगे? जो आपने अपने बिन्स का इंटरवल बनाया है इन्हीं को आप टिक मार्क बना दो। तो क्या करो, इसको कॉपी करो और शो करने से पहले लिख दो यहाँ पर PLT डॉट एक्स टिक, और इसमें यही पास कर। ये आ गया बढ़िया सा बना। अब 35 से 50,000, 50 से 65, 65 से 80, 80 से 95, और लास्ट का मैंने पूरा एक बना दिया। 95 से लेकर 12,50,000, 1,25,000। तो आप अपना इंटरवल तब दें जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम पता हो। अब आप डेटा से पूरी तरह से अननोन है, आपको कुछ नहीं पता इसमें मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो अपने आप इसे करने दो मैटप्लॉटलिब को, जो अपने आप इंटरवल बना रहा था बाय डिफॉल्ट, अभी अपने आप बना रहा था ना, अपने आप बनाने दो। बाय डिफॉल्ट वो 10 बिन के हिसाब से अपने आप इंटरवल बना देंगे। ठीक है, अगर आप जानते हैं, डेटा की नॉलेज रखते हैं, तो अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि बिन किस किस इंटरवल पे बनेंगे, और उसी हिसाब से आप टिक मार्क भी यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, और किसी डेटा में आप बता सकते हो जहां पर हिस्टोग्राम बनाया जा सकता हो? रेस्टोरों का डेटा, टाइटैनिक का डेटा, ये दो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई अच्छे से। इन दोनों में सोचो कौन कौन से कॉलम है और किस कॉलम को लेकर आप हिस्टोग्राम में कुछ देख सकते होगे। अच्छा, टाइटैनिक वाले में जाओ, बाकी छोड़ दो। तो टाइटैनिक वाले डेटा में कोई ऐसा कॉलम है जहां पर हिस्टोग्राम आपकी कुछ हेल्प कर सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है क्विकली? चलो, हिस्टोग्राम जब बनाया जाता है तो हम उस कॉलम का हिस्टोग्राम बनाते हैं जो ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करता है जो हमारी कंटिन्यूअस हो सकती हैं, डिस्क्रीट नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होती हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? दशमलव में भी हो सकती है, 2, 2.5, 3.25, 3.25, 4.25, 4.5, ऐसे करके हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। जो आप कह रहे हैं सर्वाइव्ड कॉलम, सर्वाइव्ड कॉलम मतलब फिक्स्ड कैटेगरीज है, 2 ही है, या तो 0 आएगी उसमें या 1 आएगी, तो उसमें रेंज तो बनी नहीं पाएगी ना। ऐसा नंबर एक कॉलम लेकर चलो जिसमें रेंज आप सोच सकते हो, जैसे सैलरी में रेंज आ सकती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब पी क्लास में रेंज कैसे बनाओगे? 1 से 2, 2 से 3, वहां तो एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट 1 पे कितने ये बताओ, एग्जैक्ट क्लास 2 के कितने ये बताओ। एग्जैक्ट के लिए हिस्टोग्राम नहीं है, हिस्टोग्राम इंटरवल पे। अगर एक न्यूमेरिक कॉलम ऐसा है जिसमें इंटरवल हम बना सकते हो, उस इंटरवल के बीच में जितने लोग आते हैं वो कितने हैं उनको देखने के लिए हिस्टोग्राम बनता है। एज, ये सही बताया इन्होंने, एज कॉलम। तो एज कॉलम न्यूमेरिक कॉलम है, उसमें हम इंटरवल लगा सकते हैं कि भाई 0 से 5 साल के कितने लोग थे टाइटैनिक में, 5 से 10 साल के कितने थे, 10 से 20 साल के कितने थे। तो एज कॉलम एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है हिस्टोग्राम को देखने के लिए, जो अभी तक हमने पढ़ा है। पी क्लास, क्लास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसमें एग्जैक्ट 3 वैल्यू है, उसमें रेंज कैसे लगाओगे? 1 से 2, 1 से 2 क्या है? पैसेंजर या तो क्लास 1 का है या 2 का है, रेंज तो उसमें बनी नहीं रही है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे दूं कि मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आया। अब यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट आया है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 300 से 400 आए हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 400 से 500 आए हैं। डिवीजन नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके फर्स्ट डिवीजन है, कितने ऐसे जिनके सेकंड डिवीजन है, हिस्टोग्राम नहीं यूज करना है क्योंकि वहां रेंज नहीं बन पाएगी। वहां तो एग्जैक्ट पता है फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट ही होती है, रेंज नहीं होती। हाँ, मार्क्स में रेंज हो सकती है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, ये हम देख सकते हैं।
समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो अब टाइटनिंग वाले डेटा को मैं नोट करता हूँ और हिस्टोग्राम एक और बनाता हूँ ताकि और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े हमारा। तो जो एज कॉलम है इसको लेकर मैं आऊंगा। फेयर कॉलम पे हिस्टोग्राम बना सकते हैं। फेयर कॉलम कितने लोगों का फेयर यहाँ से यहाँ तक था, कितने का यहाँ से यहाँ तक था, ऐसे कर मैं बनाऊंगा। यहाँ लिखूंगा PLT डॉट हिस्ट, किस कॉलम का, DF डॉट ए। अगर मैं कुछ ना बताऊं तो अपने आप वो टोटल 10 बिन्स में हमारे एज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाएगा, ऑटोमेटिक बिन्स की वैल्यू 10 आएगी। और इनको समझने के लिए, थोड़ा अच्छा देखने के लिए, हर बिन का एज का कलर दे दो, जिससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। अब जो टिक मार्क है वो मेरे हिसाब से नहीं है, वो ऑटो जनरेटेड है। तो मैं अपने हिसाब से टिक मार्क अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। तो ये जीरो थोड़ा सा ज्यादा होगा, जीरो से मुझे लग रहा है दो से कितना होगा, 2 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, मुझे लग रहा है 8 8 का गैप करा होगा। 8 8 के इंटरवल बनाए होंगे, है ना? ऐसे करके इन्होंने बनाया होगा। मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, मैं इनकी क्यों सुन। मैंने कहा भाई बिन मेरे हिसाब से बनाओ। जीरो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। मुझे पता है इंसान की एज क्या क्या हो सकती है। 0 से लेकर 100 साल तक कीजिएगा। अब 100 साल के ज्यादा वाला कहाँ जाएगा टाइटेनिक के लिए? उठ नहीं पाएगा 100 साल से ज्यादा। एक्सेप्शनली हो सकता है। तो हम जनरली 0 से अपना 100 लेके चल सकते हैं, ठीक है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70, 80, 90। और इसी को मैंने क्या कर दिया, इसी को मैंने टिक बना दिया। हाँ जी। अब आप इसको देखकर क्विकली फटाफट से बता दोगे कि ज्यादातर पैसेंजर किस एज ग्रुप के थे। 20 से 40 अगर मिला दो तो भाई लगभग 20 से 30 एज ग्रुप के कितने पैसेंजर थे? लगभग 200 से ज्यादा। 220 मान लो। 30 से 40 कितने थे? लगभग 150। दोनों को मिला दो तो 200, 300, 350, लगभग 350 ज्यादा पैसेंजर 20 से 40 एज ग्रुप के थे। ठीक है। और बारीक बारीक करना है तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। और मोटा मोटा करना है तो बहुत थोड़ा थोड़ा और ऊपर से बताओ। तो 0 से 10 की जगह 0 से 20 कर दो, 20 से 40 कर दो, 40 से 60 कर दो, 60 से 80 कर दो, 80 से 100 कर दो। इसी पे टिक मार्क दिखा दो। 20 से 40 के बीच में लगभग 370 80 लोग थे। बहुत कम लोग हैं 60 से 80, मतलब ओल्ड एज के बहुत कम लोग हैं। बच्चे काफी हैं। बच्चों का मतलब 0 से 20। अब इसमें एडल्ट भी आ गए तो आप 0 से 10 सही थे पहले, ताकि 0 से 10 एज ग्रुप में बच्चे अलग निकल आएंगे। तो 0 से 10 में कितने बच्चे थे? 60 70 बच्चे भी थे टाइटैनिक में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम हिस्टोग्राम बनाकर किसी भी न्यूमेरिक कॉलम में हम रेंज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। जिस समय ये पता चलेगा किस रेंज में कितने लोग आते थे, किस रेंज में कितनी वैल्यू आती है। सैलरी एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, एज एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल में मार्क्स एक अच्छा है हो गया, कि भाई वहां पर हम हिस्टोग्राम बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हिस्टोग्राम के बाद अगला, अच्छा हिस्टोग्राम में एक क्वेश्चन रह गया, अभी अचानक से दिमाग में आ गया मेरे।
आपने पूछा नहीं। सर किसी की एज 20 है तो वो कहाँ जाएगा? किसी की एज 20 है तो वो किस वाले बिन में आएगा, पहले वाले दूसरे वाले? तो ध्यान रखेंगे, बाय डिफॉल्ट किसी की बिन की जो बॉर्डर वाली वैल्यू होंगी वो नेक्स्ट बिन में आएंगी, लेकिन लास्ट बिन की उसी में आएंगी, क्योंकि लास्ट बिन के बाद तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। अब समझ में आ रही है कहानी, है ना? तो अब अगर मैं कहूँ तो 20 वाला किस में आएगा, तो आप बोलेंगे 20 to 40 वाले रेंज में आएगा। 40 वाला इसमें नहीं काउंट होगा, 40 वाला 40 to 60 वाले में काउंट होगा। लेकिन अगर मैं इसको लास्ट बिन कर देता, इसके आगे कुछ होता ही नहीं, तो 60 वाला इसी बिन में काउंट। वाई एक्सिस की वैल्यू हम नहीं डिसाइड करते, ये फ्रीक्वेंसी है, ये ऑटो जनरेटेड ही सही है, ये ऑटो जनरेटेड ही सही है, फ्रीक्वेंसी को ऑटो जनरेटेड ही रखेंगे। हमें नहीं पता कि कितना डेटा होगा इस रेंज में, तो पहले से हम मान लो बाई टेक्स्ट हम दे सकते हैं, तो ये एल टी डॉट बाई टेक्स्ट क्या लिखोगे? आपको क्या पता कि किस रेंज में कितनी वैल्यू आ रही है, तो आप बाई टेक्स्ट को ऑटो जनरेटेड ही रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा चार्ट, बार चार्ट क्या करता है भाई? जो हिस्टोग्राम करता था, बस डिफरेंस क्या है, ये रेंज नहीं बताता, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी बार आई है ये बताता है। तो जो सर्वाइव्ड कॉलम है, अब आप पता करना चाहते हैं सर्वाइव्ड कॉलम में कितने लोग सर्वाइव हुए, मतलब कितनी बार वन लिखा हुआ है, कितने लोग सर्वाइव नहीं हुए, मतलब कितनी बार जीरो लिखा हुआ है। पैसेंजर क्लास कॉलम में अगर मुझे बार चार्ट बनाना हो तो बना सकते हैं, क्या पता चलेगा? क्लास 1 के कितने, क्लास 2 के कितने। तो यानी कि बार चार्ट भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। डिफरेंस क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, जबकि हिस्टोग्राम एग्जैक्ट वैल्यू की बताता है, एक रेंज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। ये बात जरूरी है, लिख देनी है, नहीं लिखिए तो लिख लो। frequency distribution of values in a numeric column in a range। और बार चार्ट में क्या करना है, बस उसको कॉपी करके पेस्ट मारना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिक वैल्यू। अब चाहे कॉलम न्यूमेरिक हो चाहे कैटेगोरिकल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हर वो कॉलम जिसमें कैटेगरी दिख रही है, जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 0 क्लास 1, मेल फीमेल, संडे मंडे, तो ये सब क्या कहलाएंगे? कैटेगोरिकल कॉलम। तो यूनिक वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए बार चार्ट बनाते हैं, एक रेंज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू के कॉलम का बनता है जिसमें कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगी, और बार चार्ट उस कॉलम की वैल्यू का बनता है, न्यूमेरिक वैल्यू का बनता है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू होती है, 1 2 3। 1.1 का कोई गुंजाइश नहीं, 1.2 की गुंजाइश नहीं होगी, मेल फीमेल, इस तरह से संडे मंडे, जनवरी फरवरी, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, ऐसे करके। तो इसके लिए ऐसा रूल नहीं है कि न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए, इसके लिए रूल है कि कॉलम कैटेगरिकल वैल्यूज कंटेन करे। कैटेगरिकल मतलब पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं पहले से 4 5,
सारी वैल्यूज उन्हीं 4-5 से बिलोंग करेंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो सर टाइटैनिक वाले डेटा में बताओ किस किस कॉलम का बार चार्ट बनाया जा सकता है। बताओ किस किस कॉलम का टाइटैनिक वाले डेटा में बार चार्ट बनाया जा सकता है। 1, 2, 3 और एम्बाग का, बस इन्हीं का बनेगा। ठीक है, आप बनाना चाहो तो इन दोनों का भी बना सकते हो, ये पता करने के लिए कि जिनके पास अकेले सिबलिंग स्पाउस थे वो कितने लोग थे, जिनके पास एक ही सिबलिंग स्पाउस है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हैं, कितने ऐसे जिनके पास 3 है। तो आप इन दोनों का भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि कभी भी इसके अंदर दशमलव की वैल्यू नहीं आएंगी। तो इन दोनों का भी आप चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो। एज का कैसे बनाओगे? क्या ऐसी उम्मीद है कि 22 और भी लोगों की एज होगी, 38 और भी लोगों की एज होगी, 26 और भी होगी? उम्मीद यह है कि 20 से 30 में बहुत सारे होंगे। तो अगर मैं एज का बार चार्ट बनाऊंगा तो मैं थोड़ी करेगा, लेकिन इतना ज्यादा बनेगा कि वो सेंसलेस लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि कोई वैल्यू एक ही बार आई हो, दोबारा कभी रिपीट ही ना हुई हो। लेकिन एक इंटरवल में हमारी वैल्यू कई बार आ सकती है, एक इंटरवल के अकॉर्डिंग 20 से 30। तो ऐसी बहुत सी वैल्यू होंगी जो 20 से 30 हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट 20, सोचो कितने आप यहाँ पर बार बनाएंगे। बहुत सारे बार बनेंगे, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, क्योंकि हर यूनिक वैल्यू का क्या बनेगा, बार, जिसको हम हिस्टोग्राम में बिन कहते हैं, बार चार्ट में उसको बार कहते हैं। जो बिल्डिंग है उसका नाम यहाँ पर बार होगा, हिस्टोग्राम में उसका नाम होता था बिन, यहाँ पर बोलते हैं बार। पर बना दो बस, PLT डॉट बार। तो वो कॉलम, जिस कॉलम का बार चार्ट बनाना चाहते हो, उस कॉलम की न्यूमेरिक वैल्यूज आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूं DF डॉट सर्वाइव, और दूसरा कॉलम क्या आएगा, सीखो, मेहनत करनी पड़ेगी यार इसमें। ठीक है, तो करो मेहनत। DF डॉट बार, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो यूनिक वैल्यूज हैं उनकी लिस्ट बताओ। तो अगर मैं सर्वाइव्ड की देखना चाहता हूं तो सर्वाइव्ड में क्या होगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा। तो आपको ये 2 वैल्यू एक लिस्ट में रखकर देनी होगी ऐसे। उसके बाद कॉमा लगाकर एक लिस्ट और देनी है। अब आपने कहा भाई 0 कितनी बार आए इस कॉलम में, मान लो 300 बार, तो लिखो 300। 1 कितनी बार आया, मान लो 100 बार। तो ये क्या है, ये इस वाले हमारा यूनिक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, ये दूसरी वाली जो यूनिक वैल्यू है जो एक्स पर आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी है। हिस्टोग्राम अपने आप निकालता था, बार चार्ट अपने आप नहीं निकालता, मुझे मेहनत करके पहले लिखाना पड़ेगा, तब बार चार्ट बनेगा। और यहाँ करूंगा PLT डॉट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, PLT डॉट टिक मार्क अपने आप उसने इतने बना दिए, हमें इतने टिक मार्क बनाने नहीं है, हमें तो 0 और 1 बस 2 ही चाहिए। तो मैं X6 यहाँ से बदल सकता हूँ। और अगर मैं आपसे कहूँ सर क्लास वाला दिखाना है, क्लास 1 में इतने, क्लास 2 में इतने, क्लास 3 में इतने, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3,
डमी डेटा कुछ भी लिख दिया मैंने अभी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। टिक मार्क आप अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। plt डॉट x6 1 2 3। क्लास 1 में 300 लोग, क्लास 2 में लगभग इतने, क्लास 3 में इतने। तो सर ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी, हमने कहा मेहनत करनी पड़ेगी। अब सर जरा रियल करके दिखाओ। रियल मतलब हमें रियल में बताओ जेंडर के हिसाब से कि कितने मेल है कितने फीमेल है। तो पहले क्या करो, ऐसा तो नहीं है कि मेल फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर भी हो, ट्रांसजेंडर भी हो। तो कैसे पता करोगे कि हमारा जेंडर कॉलम में यूनिक वैल्यूज 2 हैं कि 3 है? कैसे पता करते हैं किसी कॉलम की यूनिक वैल्यूज को? पांडा से यूनिक मेथड लगाते हैं। तो df डॉट जेंडर डॉट, तो अब ये जो यूनिक वैल्यूज आई इनको आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये पता करना हो कि किसी कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे करते थे पता? वैल्यू, तो मेल कितनी बार है इतनी बार, फीमेल कितनी बार है इतनी बार। ये ज्यादा सही है, इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। इसमें यूनिक वैल्यूज इंडेक्स बन जाता है, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी वो हमारा वैल्यू बन जाता है। तो इस वाले रिजल्ट को अगर मैं हटा भी दूं तो भी इसी से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सर इसके अंदर से सिर्फ ये वाला डेटा कैसे निकलेगा और ये वाला डेटा अलग अलग कैसे निकलेगा? मैं लिखूंगा यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को एक सीरीज में, एक मान लो एसआर वेरिएबल में स्टोर कर दिया, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो एक सीरीज है। अब किसी भी सीरीज से अगर मुझे उसका इंडेक्स बाहर निकालना है तो इंडेक्स प्रॉपर्टी लगाकर सिर्फ इंडेक्स बाहर आ जाता है। और अगर मुझे उस सीरीज की सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज लगाकर वैल्यूज बाहर आ जाती है। मेरा काम बन गया। plt डॉट बार। अब बताओ, मुझे यहाँ पर जेंडर कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज हैं वो लिखनी है, तो क्या कोड लिखूं, क्या सिंटेक्स लिखूं यहाँ पर? इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर उन यूनिक वैल्यूज का क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी। क्या लिख दूं? मेल लगभग 550 ज्यादा, फीमेल लगभग 300। आप इनके ऊपर लिख सकते हो, मैंने आपको लाइन चार्ट में लिखकर दिखाया था टेक्स्ट मेथड लगाकर। तो सर बार के एज वो आप अपना डेकोरेशन कर लो, मैं पूरा डेकोरेशन कर देता हूँ। ADGE, एज कलर। तो बार का जो एज है उसका कलर आ गया। सर ऐसा हो सकता है कि बार का जो कलर है वो मैं बदल दूं? बदल सकता। सर दोनों का ही बदलेगा, किसी एक का नहीं बदलेगा? या दोनों के अलग अलग नहीं आ सकते? लिस्ट में दे दो, कलर को लिस्ट में दे दो। पहले वाले बार का कलर क्या रखना है? मान लीजिए मैंने ब्लू दे दिया। दूसरे वाले का क्या रखना है? मान लीजिए मैंने दूसरे वाले का मैंने ग्रीन दे दिया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जितने बार आ रहे हैं अलग अलग कलर उनके दे सकते। काम थोड़ी मेहनत का है। पहले आपको बार चार्ट बनाने से पहले पता करना होगा किस कॉलम के लिए बार चार्ट बनाना है। उस कॉलम की यूनिक वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी और उनकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। आपको बस बार चार्ट पिक्चर बना के दे देगा, कंप्यूटेशन कुछ नहीं कर रहा है। हिस्टोग्राम बढ़िया था, वो कंप्यूटेशन भी कर रहा था अपने आप और पिक्चर बना के भी दे रहा था हमारे। कुल मिलाकर हमारे पास बार चार्ट का कॉन्सेप्ट होता है जो कि ये था। तो अब बताओ रेशनल वाले डेटा में किस कॉलम का बार चार्ट हम देख सकते हैं? रेशनल वाला डेटा अगर मैं लेकर आऊं
डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। अब मैं बोलूंगा, अब आपको बताना है कि सर ऐसे करने से वो हो जाएगा जो आप चाहते हो। मुझे बता दो डे वाइज, मुझे डे वाइज बार चार्ट चाहिए। कितने लोग सैटरडे को आते हैं, कितने संडे, कितने मंडे, कितने ट्यूसडे को आते हैं, ये मुझे करना है। तो अब मुझे बताओ, बार चार्ट मैं बनाऊंगा तो क्या लिखूं? सबसे पहले क्या पता करो, जो डे कॉलम है उसका वैल्यू काउंट निकालो। तो डी एफ डॉट डे डॉट वैल्यू काउंट। अब ये जो वैल्यू काउंट आएगा, इस पर अगर मैं डॉट इंडेक्स लगा दूं तो जो यूनिक डेज हैं वो आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे डेज आ गए। और इन डेज की अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं फिर से लिख दूं डी एफ डॉट डे डॉट वैल्यू काउंट डॉट क्या लगा दूं, वैल्यू। ये आ गया मेरा। चिल्ला क्यों रहा है? वैल्यू काउंट। ठीक है, अब बार चार्ट बना दो, पी एल टी डॉट बार। बार चार्ट में क्या लिख दो, डेज एक्स पर आ गए और उनकी फ्रीक्वेंसी वाई पर चली गई। फिर इनका एच कलर दे दो, देखने में अच्छा लगे। और पी एल टी डॉट सैटरडे संडे थर्सडे। तो इस तरह से अब आप अपने डेटा से बार चार्ट बना सकते हैं। यूनिक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बार चार्ट से दिखाई जाती है। एक रेंज में कितनी वैल्यू आती हैं उनको समझने के लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों अकेले कॉलम पर चलते हैं, दूसरे कॉलम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हर कॉलम का अपना अलग बार चार्ट या हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। हर कॉलम का मतलब जो एलिजिबल कॉलम है। अब आप बोलो सर पैसेंजर का नाम है सोनू मोनू अजय विजय, तो उसका शायद कोई सेंस नहीं बनेगा। हाँ, बार चार्ट बना सकते हो, सोनू कितनी बार आया, मोनू कितनी बार आया, बट सेंस नहीं है क्योंकि अगर 900 पैसेंजर हैं तो हो सकता है 800 अलग अलग नाम ही हो, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। 800 बार बन जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अब बार चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बार चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब तीसरा चार्ट, तीन हो गए, चौथा चार्ट। लाइन चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट हो गया, चौथा वाला है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट बार चार्ट का ही एक फॉर्म है जिसमें हम रेशो दिखाते हैं, एग्जैक्ट नंबर ना दिखाकर रेशो दिखाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया इस वाले चार्ट में कि भाई टोटल 891 टाइटैनिक में लोग थे, उनमें से 577 मेल हैं और 314 हमारे फीमेल हैं। हमारे ब्रेन को प्रोसेस करने में समय लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक में 577 मेल हैं, 314 फीमेल हैं, तो ये बताओ कॉन्टेक्स्ट क्या है, कितने में से इतने हैं? बताना पड़ेगा कि 900 में से इतने हैं या 500 में से इतने या 10,000 में से इतने हैं, हमें बताना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सैटरडे को हमारे 80 कस्टमर आते हैं, संडे को हमारे 70 आते हैं, थर्सडे को 60 आते हैं, फ्राइडे को 20 कस्टमर आते हैं, तो ये एक थोड़ी सी पिक्चर मिली लेकिन एग्जैक्ट अभी भी नहीं मिली। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सैटरडे को 40% कस्टमर आते हैं, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है? या मैं आपसे कहूं सैटरडे को 80 कस्टमर आते हैं, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है?
अच्छा छोड़ो यार, और आसान आ जाओ। आपके 600 नंबर आए, मैंने आपसे कहा आपके 80% नंबर आए, कौन ज्यादा इंफॉर्मेटिव है? क्योंकि जब मैं आपसे कहता हूँ आपके 600 नंबर आए, तो मुझे यही बताना चाहिए कितने में से आए। अगर वो 1000 में से आए तो 60% ही आए सर, 2000 में से आए तो हो सकता है फेल भी हो गए होंगे। लेकिन जब मैं आपको कहूँगा मेरे 80% आए, तो दूसरी बात बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, एक ही लाइन में दोनों बातें बता दी मैंने। समझ रहे हो? परसेंटेज ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है देन एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आउट ऑफ बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये ज्यादा है या कम है। 600 नंबर ज्यादा है कम है कैसे पता चलेगा? इसका पूरी पिक्चर बताओ, कितने में से 600, तब पता चलेगा ज्यादा है कि कम है। बट अगर मैं कह दूं परसेंटेज वाइज, तो हमें दूसरा वाला बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप परसेंटेज है वो आ गए। ठीक है, चलो तो जो पाई चार्ट है वो यही कह रहा है कि बार चार्ट यूनिक वैल्यू की काउंटिंग बताने के लिए यूज होता है। मेरा काम है उन यूनिक वैल्यूज का रेशो बताना कि टोटल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे क्लास 1 में 100 पैसेंजर हैं, क्लास 2 में 200 हैं, तो पाई चार्ट क्या बताएगा कि क्लास 1 में इतने परसेंट लोग हैं, क्लास 2 में इतने परसेंट हैं, क्लास 3 में इतने परसेंट है। ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, अब एक मैच में रोहित शर्मा ने 80 रन बनाए। अब ये बताओ ये ज्यादा बनाए कि कम बनाए? हमने कहा देखना पड़ेगा ना, टोटल रन कितने बने? हमने कहा टोटल रन 200 बने हैं। तब बताओ 200 का 80% कितना हो गया? टोटल रन 200 बने हैं, तो 200 में आधे रन अगर रोहित शर्मा ने बनाए होते तो कितने बनाए होते? 100। और उसने कितने बनाए हैं? 80। तो 200 का कितने परसेंट 80 हुआ? 40%। तो अगर मैं आपसे कहूँ रोहित शर्मा ने 80 रन बनाए, तो थोड़ा सा मुझे और बताना पड़ेगा, आपको थोड़ा ब्रेन में प्रेशर डालना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं रोहित शर्मा ने 40% रन बनाए हैं, तो अपने आप समझ गए कि अगर बैटिंग करते हुए इंडिया ने 500 रन बनाए हैं तो 200 तो रोहित शर्मा ने बना दिए। अगर इंडिया के टोटल 200 रन बने हैं तो 80 बनाएंगे रोहित शर्मा ने। समझ में आ रहा है? चलो अब हो गया, आगे लिखते हैं। तो पाई चार्ट का काम होता है सेम एज बार चार्ट, बट इट शोज रेशियो। दिस थ्री तो फिर तो अभी जो आपने बनाया है इसी का पाई चार्ट बन जाएगा। हमने कहा इसी का पाई चार्ट बन जाएगा, बिल्कुल डे का ही बना दो भाई। कितने परसेंट लोग सैटरडे को आते हैं, कितने संडे को आते हैं, इसी का बना दो। हमने कहा इसी का बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाओगे? यहाँ लिखोगे PLT डॉट पाई। पाई चार्ट बनाने के लिए पाई नाम का फंक्शन है, PLT डॉट पाई। अब पाई में यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई थी। लेबल इक्वल टू आप लिखोगे वो आपकी जो यूनिक हमारी वैल्यूज थी डे कॉलम में, वो PLT डॉट पाई चार्ट का जो पिक्चर होता है वो गोला होता है। पाई चार्ट, पाई का मतलब गोला, एक सर्कल बनता है, उस सर्कल से हम रेशो बनाते हैं। तो फ्राइडे का जो पोर्शन है बहुत छोटा है, इसको देखकर ये समझ में आ रहा है फ्राइडे को सबसे कम लोग आते होंगे। थर्सडे, सैटरडे, संडे का ठीक ठाक है, उसमें संडे थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। सर इसमें रेशो कहाँ आया? आएगा जब आप कहोगे तब आएगा। बाय डिफॉल्ट
सिर्फ एरिया बनाकर हमारा बताया जा रहा है पाई चार्ट से कि जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेशो ज्यादा है, जिसका एरिया कम है उसका रेशो कम है। सर हमने कहा रेशो लिख दो, लिखने में क्या दिक्कत है, लिख दो। कैसे लिखोगे? तो पाई फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट लिखोगे, ऑटो परसेंटेज, ऑटोमेटिक परसेंटेज निकालना, ऑटो परसेंटेज। अब परसेंटेज किसमें रखना चाहते हो? इंटीजर में, तो लिखोगे परसेंटेज डी, तो परसेंटेज इंटीजर में आ जाएगा। 7% मिला है फ्राइडे को टोटल का, 35% सैटरडे को लोग आते हैं, 25% लोग थर्सडे को आते हैं, 31% लोग संडे को आते हैं। तो अगर मैं 100 मान लूं, है ना, तो 100 का 35% लोग सैटरडे को आते हैं, फिर 31 संडे को आते हैं, 7% लोग सिर्फ कितने पास। चलो अब सर फ्लोट में दिखाना चाहे तो परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ लगा दो। सर परसेंटेज एफ लगाने से जो रेशो फ्लोटिंग में आ गया, लेकिन फ्लोट में दशमलव के 6-7 प्लेस तक चला गया, इतना नहीं दिखाना है। दशमलव के 2 प्लेस तक बहुत है। तो क्या करोगे? परसेंटेज के बाद 0.2, मतलब दशमलव के बाद दो प्लेसेस या 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस फ्लोटिंग तक आउटपुट आएगी। कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारा 90 डिग्री से स्टार्ट होगा डिवीजन होना, मतलब यहां से चलेगा। ये आपका हो गया पहला वाला। अब मैं चाहूं ऐसे ना करके यहां से शुरू हो और यहां से ऐसे निकालो, ये भी तो आ सकता है। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर हम दे सकते हैं स्टार्ट एंगल। पाई चार्ट बनाना, किस एंगल से स्टार्ट करें? तो बाय डिफॉल्ट आपका ये आ गया, आप लिख दिया 90। तो 90 डिग्री से बनना, 90 डिग्री तो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री इसी को तो कहते हैं मेरे भाई, यही तो 90 डिग्री होता है। ये 45 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, यही तो होता है हमारा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट एंगल है वो 90 से होगा, मतलब यहां से बनना शुरू होगा सबसे पहला वाला एरिया, और वो फिर ये जाएगा, फिर दूसरा वाला एरिया आएगा, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला। और अगर आप स्टार्ट एंगल 0 कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है, तो ये 0 एंगल पे सबसे पहला वाला बनेगा। सबसे पहला सैटरडे क्यों है? क्योंकि आपने जो फ्रीक्वेंसी बताई है उसमें जो सबसे पहले आया होगा वो सैटरडे आया होगा, ये सैटरडे का है। और जो आपने डेज बताए हैं उसमें देखो, तो जो पहले आया था वहां से स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट बनाना, और किस एंगल से बनाएंगे वो स्टार्ट एंगल से डिसाइड होगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा। चलो अब अगर आप पाई चार्ट में ये जो एरिया आते हैं इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करना, 1 2 3 4, तो चारों को एक्सप्लोड करना है। सैटरडे को नहीं करना है, संडे को नहीं करना, थर्सडे को नहीं करना है। मान लो इसको मुझे एक्सप्लोड करना है, ज्यादा हो गया। मैं चाहता हूं सर संडे को भी कर दो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोड हर पोर्शन कर सकते हैं। ये सैटरडे का एक्सप्लोड है, ये संडे का है, ये थर्सडे का है, और ये हमारा फ्राइडे का है। सबको ही कर दें तो
आपकी मर्जी, आप सबको कर दो, कैसे बनाना चाहते हो बना सकते हो। सिर्फ लुक वाला है, बाकी इंफॉर्मेशन तो जो आनी थी वो आ गई पहले ही। इसका कलर बदलना, इसमें बॉर्डर लगाना, ये सब सिर्फ लुक वाला पॉइंट है। इंफॉर्मेटिव जो पॉइंट था वो आ गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। पाई चार्ट हो गया। पाई चार्ट के बाद अगला आता है हमारा स्कैटर चार्ट। क्या करता है स्कैटर चार्ट? स्कैटर चार्ट का जो नाम है उसी से आप उसका काम निकालो। स्कैटर का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। जैसे आप अपने रूम में जाओगे अभी पढ़ने के बाद, सब स्कैटर्ड होगा। किताब कहीं पड़ी होगी, तकिया कहीं पड़ा होगा, कोई चीज कहीं पड़ी होगी, कोई कहीं पड़ा होगा। और जब घर में जाओ तो सब एकदम प्रॉपर मैनर में सब कुछ सेटल्ड होगा। टेबल टेबल की जगह होगी, चेयर टेबल के पास रखी होगी, किताब जहाँ रखनी होगी वहीं रखी होगी। यही तो होता है स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ। तो स्कैटर चार्ट हमारे डेटा का फैलाव बताता है कि हमारा डेटा कितना फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक डेटा हमारा जा रहा है। उसको मुझे समझना हो तो मैं स्कैटर चार्ट का यूज कर सकता हूँ। लेकिन स्कैटर चार्ट में हम दो कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। दो कॉलम के बेस पर स्कैटर चार्ट को बनाया जाता है। और वो दोनों कॉलम हमारे जनरली कैसे होते हैं, न्यूमेरिक कॉलम होते हैं। तो दो न्यूमेरिक कॉलम के बेस पर अगर मुझे उन दोनों न्यूमेरिक कॉलम के डेटा के स्प्रेड को समझना है कि कहाँ डेटा ज्यादा है कहाँ डेटा कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्कैटर चार्ट को बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से चलते हैं, समझ में जल्दी आएगा। स्प्रेड ऑफ डेटा बेस्ड ऑन टू न्यूमेरिक कॉलम। अभी करके दिखाएंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पर रेस्टो वाला डेटा मेरा चल ही रहा है। मैंने कहा बिल और टिप, भाई न्यूमेरिक कॉलम की बात करूं तो मैं, ये दो तीन कॉलम है, तो मैं इन दो कॉलम को पकड़ लेता हूँ, बिल और टिप। मैं लिखा यहाँ पर पीएलटी डॉट स्कैटर, पीएलटी डॉट स्कैटर। मैं लिख दिया डीएफ डॉट टोटल बिल। अच्छा, इसमें एक्स पर कौन वाई पर कौन आपकी मर्जी। इसमें कोई इनपुट और टारगेट वाला पॉइंट नहीं सोचना होता है। आपकी मर्जी, किसी को भी एक्स पर रख दो, किसी को वाई पर रख दो, आपकी मर्जी। तो मैंने टोटल बिल न्यूमेरिक कॉलम को एक्स पर रख दिया और जो टिप है वो मैंने वाई पर रख दिया। क्या समझाना चाहते हो? हमने कहा देखो अभी समझाते हैं आप। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पीएलटी डॉट एक्स लेवल। एक्स पर मैंने बिल दिखाया है और वाई पर मैंने टिप दिखाई है। बताओ मेरा डेटा डेंस कहाँ पर है, घना कहाँ पर है, ज्यादातर पॉइंट्स कहाँ पर है। तो इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ज्यादातर कस्टमर मेरे रेस्टोरेंट में जो आते हैं वो इस एरिया में लाई कर रहे हैं। ज्यादातर कस्टमर का जो बिल है वो हमारा 10 से लेकर और 30 के आसपास आता है। और वो कस्टमर जो टिप पे करते हैं वो लगभग 2 से लेकर और 5 तक की टिप पे करते हैं। एक्सेप्शनली कोई एक कस्टमर ऐसा है जिसने बिल 50 दिया है और टिप की वैल्यू दी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर जिसने ज्यादा बिल दिया हो टिप भी ज्यादा दी होगी। जैसे मैं यहाँ पर देखूं,
तो ये एक ऐसा कस्टमर है जिसका बिल तो ठीक ठाक आया है, लेकिन टिप तो उसने कुछ दी नहीं है। और एक ऐसा कस्टमर है जिसके बिल की वैल्यू बहुत कम है, बट टिप उसने अच्छी दे दी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे डेटा का स्प्रेड मैं यहाँ पे आसानी से समझ सकता हूँ कि मेरा डेटा कैसे फैला हुआ है अकॉर्डिंग टू बिल और टिप कॉम्बिनेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे मेरा डेटा कैसे है उसको समझने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, स्कैटर चार्ट का यूज कर सकता हूँ। कोई और डेटा जिसमें हम ये कर सकते हो, टाइटैनिक वाले में, रेस्टोरेंट वाले में, या किसी और में? किस किस के साथ करोगे बताओ। एज, ठीक है। देखो उसमें क्या होगा, अगर हम सर्वाइव को लेके चलेंगे तो 0 और 1 दो ही होंगे बस, दो लाइन ऐसे बनकर आ जाएंगे बस। मतलब ठीक है, गलत तो नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं नजर आएगा ना। कोई जैसा एज आपने सोचा सही सोचा, ठीक है। ऐसे कोई दूसरा कॉलम सोचो जिसमें एज की तरह ही वैल्यू हो, फेयर ले सकते हो, लेकिन एज का फेयर तो कोई कनेक्शन खास बनेगा नहीं। कोई दो ऐसे सोचो जिनका आपस में कुछ कनेक्शन हो सकता हो, जैसे बिल का टिप से साइड हो सकता हो, जिसने ज्यादा खाया होगा हो सकता है टिप उसने ज्यादा दी हो, तो एक सेंस बनता है। लेकिन किसी की एज ज्यादा होगी तो उसने फेयर कम दिया होगा या ज्यादा दिया होगा, तो सेंस बनेगा नहीं कोई, है? चलो, तो और उसमें मुझे कोई ऐसा डेटा नजर नहीं आया है। तो एक डेटा मैं और लाता हूँ, मेरे पास है डी डॉट रेट सी। मेरे पास वेट और हाइट और जेंडर, मेरे पास एक डेटा है जिसमें जेंडर है मेल, उसकी हाइट है और उसका वेट है दूसरा। तो तीन कॉलम है, मुझे इसमें हाइट और वेट के बीच में क्या समझना है, स्प्रेड समझना है डेटा का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाइट और वेट के बीच में स्कैटर चार्ट बना सकता हूँ। पीएलटी डॉट स्कैटर टीएफ डॉट हाइट डीएफ डॉट वेट पीएलटी डॉट। वो क्या, नहीं वो दूसरा चार्ट है स्कैटर। तो अगर मैं इस डेटा में देखूं स्कैटर चार्ट में, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसमें लोगों की जो हाइट है वो 55 से लेकर 80 के बीच में है, और जो वेट है वो लगभग हमारा इस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो इस तरह से हम वेट और हाइट के बीच में इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक। अब एक्सेप्शनली कोई ऐसा होगा जो यहाँ पर आ जाए, अगर मान लो कोई यहाँ पर आ जाता है ऐसे करके, तो मैं कहता भाई इसका ये वाला पोर्शन तो ज्यादा है लेकिन दूसरा वाला पोर्शन कम है। ठीक है, चलो। तो इस तरह से स्कैटर चार्ट हमारे डेटा के स्प्रेड को समझने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक। अब हमारे पास और भी चार्ट्स हैं, तो मैटप्लॉटलिब में लगभग इतने ही तरह के चार्ट के ऑप्शंस हैं, एक आधा कोई और होगा।
एक एडवांस लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है सीबॉर्न, जो मैटप्लॉटलिब का भी एक्सटेंशन है। जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया मैटप्लॉटलिब में इतना तो होगा ही होगा, प्लस 4-5 और नए तरह के चार्ट आ जाएंगे। तो कल अब हम सीबॉर्न लाइब्रेरी को पढ़ेंगे, और सीबॉर्न लाइब्रेरी से पहले इतना करेंगे जितना आज कराए, और कुछ नए चार्ट और पढ़ेंगे। सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब से भी आसान है, यानी कि मैटप्लॉटलिब आपने पढ़ी, ये भी आसान थी, सीबॉर्न इससे भी आसान, और सीबॉर्न से आसान टेबलू है। ठीक है, चलिए तो कल पढ़ेंगे सीबॉर्न, उसके बाद फिर टेबलू की बात करेंगे। नवनीत बताइए। सर जैसे एक सर प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं, जैसे कोविड वाले डेटा था तो उस पे जैसे किस एज का कितना वो वैक्सीन लगा, तो उसको सर वो डेटा लेना है। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट के साइट में वेबसाइट में अपडेट होता है, तो वैसे हमें सेम प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हमें लाइव डेटा ही लेना पड़ेगा सर, और वेब स्क्रैपिंग के थ्रू उसको सर्वर से कनेक्ट कर देंगे। कर सकते हो, बेटर है कि आप ये WHO से डेटा ले लो। लाइव डेटा सर, WHO मिल जाएगा डेटा। लाइव डेटा सर वहां से मिल जाएगा ना? लाइव नहीं मिलेगा, डेटा डेली अपडेट हो रहा है, आप वहां से बस फैच कर लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे दोपहर 12 बजे डेटा कुछ और था, 1 बजे कुछ और आ गया, तो वो डेटा डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें कोई मतलब पॉबिन, हाँ, पॉबिन जो वेबसाइट है वहां पर अवेलेबल है लाइव डेटा, वहां से स्क्रैप करके निकाल सकते। जो तो पॉबिन वाला वहाँ, पोर्टल है, वहां पर यस सर, हर सेकंड या हर मिनट में अपडेट होता रहता है, तो वहां से निकाल सकते। तो वहाँ सर CSV फाइल जरूरी तो नहीं है सर? नहीं, CSV फिर फाइल सीएसवी की एक्सेल जरूरत फाइल? आ रही। सीएसवी का मतलब ये है कि पूरे दिन का डेटा इकट्ठा मिल गया, आज तक का डेटा इकट्ठा मिल गया, वो सीएसवी फॉर्म में होगा। जो हर टाइम पर बदल रहा है वो थोड़ी सीएसवी में आएगा। यस सर, वो तो नहीं रहेगा ना। ओके सर, उसके बाद तो ये डेटा विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट ये सब लगा देंगे, विजुअलाइजेशन मैटप्लॉटलिब का। करने के लिए जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेबलू से बनाएं फिर, तो टेबलू पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, है ना सर? मेरे हिसाब से टेबलू के बाद आपको बनाना चाहिए, क्योंकि आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी डिसीजन लेने की। ओके सर, ओके।